ठीक है भाई। तो जैसा कि पिछली क्लास में, हेलो एवरीवन, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कवर किया था केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट। वन शॉट पूरा चैप्टर, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे, जरा सा इधर उधर नजर जाएगी तो कंटेंट मिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां ध्यान देके रखना है, ठीक है। एक एक पॉइंट पे ध्यान देंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने एसिड बेस के बारे में जब बात करते हैं, आपने क्लास 7th में एसिड और बेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। कुछ एसिड के हम लोग को नाम भी याद होंगे, जैसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। कुछ ऐसे कॉमन नेम हमें एसिड के याद होते हैं। तो चलिए, जब हम एसिड बेस पढ़ने से पहले ये जानते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई चीज एसिड है या बेस है। पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये एसिड है या बेस है, तब जानेंगे ना कि एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती है और हम कैसे एसिड के बारे में बाकी चीजें पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हमें जो चीजें बताती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर, देखो जो वर्ड है ना इंडिकेटर, इसमें एक वर्ड आ रहा है इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब इशारा करना, है ना। आप गाड़ी चलाते हो, उसमें लेफ्ट राइट इंडिकेटर होता है। आप लेफ्ट राइट कर जो इंडिकेटर करते हो तो वो इशारा करते हो ना कि हम इधर टर्न लेने वाले हैं। तो वैसे ये इंडिकेटर्स जो हैं, ये भी क्या करते हैं, इशारा करते हैं कि आपने जो कंपाउंड लिया है अभी, वो एसिड है या फिर बेस है। कैसे इशारा करेंगे भाई, अब ये बोल तो सकते नहीं है ना। तो ये कैसे इशारा करेंगे, जिस हिसाब से ये हमें इंडिकेट करते हैं, उस बेसिस पे हमने इन इंडिकेटर्स को जो है ना, देखेंगे यहां पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। पहला हमारा क्या कह रहा है, पहला कह रहा है हमारा कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स, यानी ऐसे इंडिकेटर जो कलर चेंज करते हैं, ठीक है भाई। कैसे इंडिकेट करेंगे भाई, वो अपना कलर चेंज करेंगे और उनके कलर चेंज की वजह से हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल हमें दिया गया है, ये एसिड है या बेस है, ठीक। और दूसरे हमारे यहाँ पे क्या मेंशन किए गए, दूसरा देखेंगे। दूसरा यहाँ पे हम कह रहे हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए इसको डिफाइन किया गया। कह रहा है ऐसे इंडिकेटर जो अपने ऑर्डर को चेंज कर दें। ऑर्डर मतलब यहां पे बात की जा रही है स्मेल के बारे में। फ्रेग्रेंस या स्मेल जो हम कहते हैं ना, उसे हम क्या कह रहे हैं, यहां पे ऑर्डर कह रहे हैं। तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो अपने फ्रेग्रेंस या अपने स्मेल को चेंज करते हैं, एसिड या बेस के प्रेजेंस को बताने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। तो ऐसे इंडिकेटर को हम क्या कहेंगे, यहां पे देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब जब हम यहाँ पे इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, तो कौन सा इंडिकेटर कैसा कलर चेंज करता है, इसकी भी बात कर लेते हैं। कई क्वेश्चंस जो है ना आपको इनमें से पूछे जाते हैं, इन इंडिकेटर्स से रिलेट करके कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी सीधा पूछा जाएगा, कभी कभी क्या कहा जाएगा ना आपको, जैसे केस बेस होता है, एक स्टडी, केस बेस स्टडी होती है, वैसे एक स्टोरी दे दी जाएगी कि 2 या 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। उन्हें टेस्ट ट्यूब A B C करके हमने दिया, उनके पास लिटमस पेपर है, या एक के पास फेनोप्थिलीन है और एक के पास मिथाइल ऑरेंज है। उन्होंने अपने अपने जो उनको हमने सब्सटेंस दिया था टेस्ट ट्यूब A B C को, अपने इंडिकेटर की मदद से उन्होंने टेस्ट किया। इसका ये कलर आया, इसका ये कलर आया, तो बताइए किसको क्या दिया गया था, है ना। ऐसे थोड़ा सा स्टोरी बना के पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। तो बेसिकली आपको अगर इसका नॉलेज है तो आप बता देंगे कि किसको क्या दिया गया था, ठीक है। कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स में जो हमारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, 3 है। पहला है लिटमस, दूसरा है फिनोप्थिलीन और तीसरा है मिथाइल ऑरेंज। बात करेंगे सबसे पहले लिटमस की। ये ना एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस एक लिचिन नाम का ट्री होता है। उस ट्री के बार्क से जो पेपर बनाते हैं हम, वुड पल्प से और बार्क से, देखो पेपर हम कैसे बनाते हैं, वुड से बनता है। तो उस लिचिन ट्री के वुड से जो बनता है ना पेपर, वही लिटमस पेपर कहा जाएगा। तो ये नेचुरल इंडिकेटर है क्योंकि हमें नेचर से मिला हुआ है। एसिड में इंडिकेटर का कलर क्या हो जाएगा भाई, हमारा रेड हो जाएगा, ठीक है। और अगर बाय द वे भूल जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे कहते हैं सर ये तो याद रहता है कि एक में रेड है और एक में ब्लू है, किसमें रेड है किसमें ब्लू है, ये कंफ्यूजन होता है। तो लिटमस का बड़ा आसान है, B फॉर बेस, B फॉर ब्लू, ठीक है। तो क्या होगा आपका कि बेस में हमेशा लिटमस का कलर क्या होगा, ब्लू होगा। एक पता चल गया तो दूसरा तो अपने आप हो जाएगा ना, कि दूसरा हमारा रेड बचा हुआ था, वो किस में था, एसिड में था, ठीक है। एसिड बड़ा खतरनाक होता है, उसके सामने डेंजर लिखा होता है। और डेंजर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेड कलर जनरली हमारे डेंजर को रिप्रेजेंट करता है। तो एसिड में हमारा लिटमस का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और बेस में हमारा लिटमस का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ये आपको लैब में प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं।
एसिड और बेस जो होते हैं ना, अगर आप लिटमस पेपर को कांटेक्ट में लेके आए एसिड और बेस के, ठीक है, तो उसमें आपको प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ एक्टिविटी की बात करेंगे ऐसी, जिसमें जो है लिटमस का यूज किया गया है कलर चेंज कराने के लिए। ठीक। दूसरा हमारा जो यहाँ पे हमारा इंडिकेटर कह रहा है दैट इज फिनोप्थिलीन। ठीक है, फिनोप्थिलीन जो है, एसिड में इसका कलर क्या है, कलरलेस है भाई। एसिड में ये कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है ना जैसे आपका, वैसा होगा ये एसिड में। और बेस में पी फॉर फिनोप्थिलीन, पी फॉर पिंक, दोनों का सबका बेस बस मैच करते जाओ नाम से, है ना। ठीक है, लिटमस है ना, तो बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, ठीक है ना। इधर फिनोप्थिलीन, ये भी फिनोप्थिलीन का क्या होगा, पी से मैचिंग वाला कलर पिंक, तो बेस में इसका भी कलर क्या हो जाएगा हमारा, पिंक हो जाएगा। तीसरा मिथाइल ऑरेंज, ये भी बड़ा आसान है याद करना। कलर क्या है हमारा इसका, ऑरेंज। अगर मैं आपसे ये कहूं कि दो कलर मिक्स करिए और ऑरेंज कलर बनाइए, तो कौन कौन सा कलर मिलाएंगे आप, रेड और येलो। तो यही दो कलर होंगे भाई हमारे मिथाइल ऑरेंज में भी। जब इंडिकेटर्स में हम इनको एज ए इंडिकेटर यूज करेंगे एसिड बेस के लिए, तो ये या तो रेड कलर देगा या तो येलो कलर देगा। एसिड तो वैसे ही डेंजर का है, तो एसिड फिर से रेड हो जाएगा हमारा मिथाइल ऑरेंज में, और बचा हमारा येलो, वो किसका में किस में दे देगा, ये बेस में दे देगा। बात समझ में आ गई क्या। ठीक है, तो ये हमारे कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स हैं, जो है कलर चेंज करते हैं, और कलर चेंज करके हमें जो है प्रेजेंस दिखाते हैं एसिड या बेस का। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। ठीक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, ऐसे इंडिकेटर्स जो अपने स्मेल को या अपने फ्रेग्रेंस को चेंज करते हैं। यहां पे देखेंगे आप तीन अलग अलग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मेंशन किए गए, क्लोव ऑयल, वेनिला एक्सट्रैक्ट एंड अनियन एक्सट्रैक्ट। मतलब क्या कह रहा है, क्लोव ऑयल जानते हैं, लौंग का तेल जो होता है, दैट इज क्लोव ऑयल। वेनिला, वेनिला आइसक्रीम खाया होगा आप लोगों ने, ठीक है ना, तो वो वेनिला फ्रेग्रेंस या परफ्यूम से ही बनाया जाता है। तो उसी का एक्सट्रैक्ट जो होता है, यानी उसका जो परफ्यूम होता है, उसे हम वेनिला एक्सट्रैक्ट कह रहे हैं। और वैसे अनियन जूस कह लें या अनियन एक्सट्रैक्ट कह लें, ये तीनों के तीनों जो है वो हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, एसिड के प्रेजेंस में इनका जो स्मेल है या इनका जो फ्रेग्रेंस है, वो एज इट इज रहेगा, उनके फ्रेग्रेंस या स्मेल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर बेस को हम डाल देते हैं इनके अंदर, या इनको बेस के अंदर मिला देते हैं, तो इनका जो स्मेल, इनका जो ऑर्डर है, वो डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो अगर स्मेल गायब हो गया तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, बेस है। और अगर नहीं गायब हुआ तो एसिड होगा, या तो न्यूट्रल भी हो सकती है। लेकिन एसिड बेस का अगर कंपैरिजन हमें दिया जाए, तो आसानी से हम इन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की मदद से उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको ना कभी कभी जो है ना किचन हैक में भी यूज किया जाता है, कुकिंग या किचन हैक जो हम कहते हैं ना। अगर बाय द वे मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, कभी आपने डिश बनाना है, ढेर सारे लोगों को पार्टी के लिए इनवाइट किया, ढेर सारी पनीर चिकन कुछ तो बना रहे हैं, और उसमें अनियन जो है आपने ज्यादा डाल दिया। अच्छा, हद से ज्यादा अनियन आएगा तो उसका स्मेल आएगा खाने में, फिर वो टेस्ट मजा नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं, बेकिंग पाउडर मिला देते हैं, ठीक है, और थोड़ी देर तक उसे और गर्म कर देंगे। बेकिंग पाउडर जो होता है वो क्या है, बेस की तरह काम करेगा। बेस के प्रेजेंस में ओनियन का जो स्मेल है वो क्या हो जाएगा, गायब। गायब हो गया मतलब हमारा टेस्ट जो है वो वापस से हमें वापस मिल जाएगा, और जो फ्रेग्रेंस या स्मेल है वो हमारा गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रखेंगे, इसको किचन हैक में हम लोग यूज करते हैं। ठीक, एक और चीज यहाँ पे कह रहा है, कुछ कॉमन इंडिकेटर्स की बात की जा रही है, उनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा हम। यार ये ना बड़ा गंदा है इसका। ठीक, कुछ कॉमन इंडिकेटर्स के बारे में बात किए जा रहे हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स की बात की जा रही है, यानी हम डेली लाइफ में जो चीजें यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बात किया गया है टर्मरिक, हल्दी। ये भी हम लोग अपने डेली लाइफ में इसको फेस करते हैं। ऐसा क्यों होता है, अगर आप जानते हैं पहले से तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे। कभी ऐसा होता है खाना खाते समय दाल सब्जी हमारे कपड़े पे गिर जाती है, येलो कलर का स्पॉट आ जाता है। वो स्पॉट आता है हमारे किसकी वजह से, टर्मरिक की वजह से, यानी हल्दी की वजह से। ये जो टर्मरिक है ना, ये न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में येलोइश कलर का ही होता है। लेकिन बेसिक मीडियम में अगर आप देखेंगे तो क्या कह रहा है कि इट टर्न्स ब्राइट रेड। तो जब आप उस कपड़े को धुलने जाते हैं, वॉश करने जाते हैं, वॉश करने के बाद अगर वो टर्मरिक का दाग पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, तो आप देखेंगे वो ब्राइट रेड कलर का दिखेगा। हल्का सा वो जो स्पॉट जो येलोइश था वो रेडिश हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपने जो सोप यूज किया, सोप बेसिक सॉल्यूशन होता है, बेस होता है, तो टर्मरिक बेस के कांटेक्ट में आया और वो रेडिश कलर में चेंज हो गया। तो हम हर रोज देखते हैं अक्सर अपने लाइफ में
लेकिन हम इसको जानते नहीं, इसलिए शायद हमें इसके बारे में पता नहीं होता। फिर अगला क्या कह रहा है हमारा, रेड कैबेज जूस। देखिए क्या कह रहा है कि पर्पल या पर्पल कलर होता है न्यूट्रल में, एसिड में रेड कलर हो जाएगा, और बेस में क्या हो जाएगा, ग्रीन या येलोइश कलर हो जाएगा। इन पे बेस्ड भी कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि एक हिबिस्कस का फ्लावर था, एक नेम करके दे देगा कि एक स्टूडेंट है, इसका नाम ये हिबिस्कस का फ्लावर था, उसने उस हिबिस्कस फ्लावर को की जूस को जो है इसमें मिलाया एक लिक्विड में, और उसका कलर ऐसा हो गया। तो आप बताएं जो है वो क्या हो सकता है सॉल्यूशन। देखिए यहाँ हिबिस्कस के बारे में भी मेंशन किया गया, चाइना रोज हिबिस्कस, ठीक है, मेजेंटा इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन। तो ये हमारे कुछ कॉमन या नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स मतलब जो हमें नेचर से मिले हैं, जिनको हम लोग इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? कोई कंफ्यूजन किसी को इधर? फिर आगे चलते हैं। अब और कह रहा है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग एसिड के बारे में। पहले कुछ कॉमन एसिड्स की बात करते हैं, जैसे हमने जो है क्लास 7th में यहाँ पे मेंशन किया गया, पढ़ा है आपने, जैसे हमने बताया कि कुछ कॉमन एसिड के बारे में, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, है ना। और वैसे ही कुछ बेसिस ही हमारे इधर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ हमारे कॉमन बेसिस हैं, और ये हमारे कुछ कॉमन एसिड हैं जो आपने बहुत पहले जो है क्लास 6-7 में डिस्कस किया होगा। तो अब जब एसिड बेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एसिड और बेस के 3 कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। 3 अलग अलग कंसेप्ट एसिड बेस के, तीनों के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे इधर, ताकि जो है 5 मिनट के अंदर आपका एसिड बेस का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहला कंसेप्ट जो आपने पढ़ा है, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। 3 अलग अलग लोगों ने 3 अलग अलग कंसेप्ट दिए हमारे एसिड और बेस के। हालांकि तीनों घूम फिर के चीजें एक ही घूम फिर के बताएंगे, बट स्टिल कंसेप्ट हमारा अलग अलग है। पहला कह रहा है अर्हेनियस एसिड और अर्हेनियस बेस। अर्हेनियस हमारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिड और बेस के बारे में क्या बताया, उन्होंने कहा कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसोसिएट हो जाए, क्या देने के लिए, H+ देने के लिए, उन्हें हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। दोज विच गिव्स H+ आयन, या फिर हम इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन इन aqueous मीडियम, मींस प्रेजेंस ऑफ वाटर, आर नोन एज एसिड। और ठीक है उसके उल्टा जो OH- आयन aqueous मीडियम में देंगे, उन्हें हम क्या कह देंगे, बेस कह देंगे। ठीक है, यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कभी कभी पूछी जाती है। हमने क्या कहा कि एसिड जो होते हैं वो H+ आयन देते हैं एक्वस मीडियम में, लेकिन ये जो H+ आयन है ना, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये H+ आयन कहां मिला था, वाटर के प्रेजेंस में मिला था। तो ये H+ क्या करेगा, जो एसिड ने H+ दिया था वो वाटर के साथ मिलेगा, और मिलने के बाद बनाएगा H3O पॉजिटिव आयन। यही है हमारा हाइड्रोनियम आयन। तो जो H+ आयन एसिड वाटर में रिलीज करता है वो H3O+ के फॉर्म में होता है, ना कि H+ के फॉर्म में होता है। बात समझ में आ गई क्या? ये अर्हेनियस का कंसेप्ट था। ठीक है, इसके बाद दूसरा हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ब्रॉन्स्टेड ने ये जितनी कुछ कहानी अर्हेनियस ने बोली थी, इसी कहानी को ब्रॉन्स्टेड ने भी बताया, लेकिन एक थोड़ा सा चेंज कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि जो H+ देंगे वो क्या कहे जाएंगे, एसिड कहे जाएंगे। H+ डोनर, अच्छा H+ डोनर को ना हम, अच्छा कभी कभी ना ये पूछ लिया जाता है प्रोटॉन डोनर। हमने तो H+ पढ़ा है सर, ये प्रोटॉन डोनर कहां से आ गया? H+ मींस प्रोटॉन होता है। कैसे? हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, ओवरऑल उस पर कोई चार्ज नहीं। अगर हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसके पास एक प्रोटॉन बचा, +1 चार्ज, H+ का मतलब 1 प्रोटॉन ही होता है। इसीलिए कभी कभी हम H+ की जगह पे प्रोटॉन डोनर भी कह सकते हैं H+ को। ठीक है, तो जो H+ डोनेट करते हैं या प्रोटॉन डोनेट करते हैं, उन्हें हम एसिड कहेंगे। और जो H+ को क्या कर लें, एक्सेप्ट कर लें, H+ को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। देखिए यहां पे लिखा है H+, या फिर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले लें, उन्हें हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। यहां देखिए एक एग्जांपल लिखा गया, इस एग्जांपल के हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा। HCl यहां पे लिखा गया, हमें पता है कि HCl जब ब्रेक होगा ना, तो H+ और Cl- में ब्रेक डाउन होगा, और वो H+ आयन किसी को भी डोनेट कर सकता है। तो हमने मान लिया कि हमारे HCl ने अपना H+ आयन डोनेट कर दिया, किसको, बेस को। बेस को हमने क्या कहा कि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। NH3 हमारा जो है एक H+ ले लेगा, और एक H+ लेने के बाद ये बना लेगा
NH4+ जिसे हम क्या कहते हैं, अमोनियम आयन कहते हैं। तो इसने क्या किया, H+ को एक्सेप्ट किया, इसीलिए NH3 क्या है, हमारा बेस है। बात समझ में आ गई क्या? बोलिए भाई। ये बड़ा प्रॉब्लम है इसमें। NH3 हमारा क्या होगा, इसलिए बेस की तरह काम कर रहा है। लास्ट हमारा कह रहा है लुईस एसिड एंड लुईस बेस। लुईस एसिड बेस में ना इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात किया गया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इन दोनों कंसेप्ट के बेस पे हम एसिड और बेस को डिफाइन करें, तो इसका मतलब एसिड या बेस में H+ तो होना चाहिए, या हाइड्रोजन तो होना चाहिए, क्योंकि दोनों ने हाइड्रोजन के टर्म्स में बात किया है। लेकिन लुईस ने हाइड्रोजन के टर्म्स में बात नहीं किया। लुईस ने क्या कहा कि ऐसे कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स जो एक्सेप्टर हो, किसके एक्सेप्टर हो भाई, हमारे इलेक्ट्रॉन के। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, ए फॉर एक्सेप्ट एंड ए फॉर एसिड। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जैसे यहां देखिए NH3 कहा गया है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसने क्या किया, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली। देखो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसे वो दे सकता है जरूरत पड़ने पे किसी को, है ना भाई। तो ये क्या कहा जाएगा, डोनर कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो जो इलेक्ट्रॉन का डोनर होगा उसे हम बेस कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा उसे हम क्या कहेंगे, लुईस एसिड कहेंगे। AlCl3 यहां एक एग्जाम्पल है, या फिर BF3 यहां एक एग्जाम्पल है, जो कह रहा है कि ये जो है लुईस एसिड है या फिर लुईस बेस है। कैसे ये लुईस एसिड है या फिर लुईस बेस है AlCl3, जरा इसकी बात मैं यहां पे कर लेता हूं। अब देखिए AlCl3 एसिड कह रहा है, इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये एसिड कैसे हो सकता है भाई। तो लुईस ने क्या कहा कि ऐसे मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके वो भी एसिड की तरह काम करेंगे। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। इसने 3 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की है, तभी तो बना हमारा AlCl3। ठीक है, इसने क्या किया, 3 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर ली। तो ये क्लोरीन के भी तीनों इलेक्ट्रॉन भाई इसको मिल सकते हैं जरूरत पड़ने पे। टोटल अभी भी इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6। 3 खुद के और 3 जो इसने क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की थी। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, यानी अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो एसिड के यहाँ पे हमने 3 अलग अलग डेफिनेशन देखे हैं। हालांकि आपसे ज्यादातर जो है वो H+ और OH- आयन के बेसिस पे ही पूछा जाएगा। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, नेचुरल चीजें दी गई हैं, जिनमें कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं ये मेंशन किया गया। इन पे भी कभी कभी MCQ में क्वेश्चन हमें मिल जाता है एग्जाम में। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, सिट्रस फ्रूट मतलब ऐसे फ्रूट जो खट्टे होते हैं ना, सार टेस्ट होता है। तो हम आगे पढ़ेंगे, वैसे हमें बता भी है कि एसिड सार टेस्ट होता ही है, एसिड का सारिन टेस्ट। तो भाई जो हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड और स्कॉर्बिक एसिड। ये 2 अलग अलग एसिड हैं जो हमारे सिट्रस फ्रूट में पाए जाते हैं। वैसे ही जो हमारा टैमरिंड होता है उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड पाया जाएगा। जो हमारा टोमेटो होता है उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जा रहा है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जा रहा है। विनेगर यानी सिरका, इसके अंदर एसिटिक एसिड पाया जा रहा है। एसिटिक एसिड हमारा कॉमन नेम है, और इथेनोइक एसिड जो है ना वो है हमारा IUPAC नेम। ठीक है, वैसे ही निटल स्टिंग एक प्लांट होता है, कभी आप इसके कांटेक्ट में जरूर आए होंगे, उसके लीव्स या स्टेम के कांटेक्ट में आए तो बड़ी ईचिंग होती है हमें, है ना, उसे नीटल प्लांट कहते हैं। तो उसके नीटल में जो होता है ना, फॉर्मिक एसिड मौजूद होता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है, मिथेनोइक एसिड एक बार फिर से IUPAC नेम है। तो दोनों में से कोई सा भी नाम दिया जा सकता है। एप्पल जो हम खाते हैं उसके अंदर मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसका डाइजेशन बड़ा मुश्किल होता है मैलिक एसिड का। एप्पल का डाइजेशन बहुत मुश्किल होता है हमारे बॉडी के लिए, आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता एप्पल। ठीक है, हनी, आंट, बी स्टिंग, इन सब के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। और जो हमारा कर्ड होता है यानी दही होती है, इसके अंदर पाया जाता है लैक्टिक एसिड। ठीक, इन पे बेस्ड कभी कभी क्वेश्चंस जो है वो हमें पूछे जाते हैं कि टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है या फिर कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है। यस,
हमने कहा डाइजेशन आसान नहीं होता। मैलिक एसिड जो होता है ना, मैलिक एसिड का हमारा जो बॉडी है वो आसानी से डाइजेशन नहीं कर सकता। इसीलिए हमने कहा देखिए एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। हमारी बॉडी हर चीज को तो आसानी से नहीं डाइजेस्ट कर सकती ना। कुछ चीजें होती हैं जो बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाएंगी, जैसे ग्लूकोज शुगर तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यही पोटैटो खाते हो, ठीक है, या फिर जो है कॉम्प्लेक्स चीजें खाते हो, जैसे हम बात कर रहे हैं ऑयल वगैरह की, घी वगैरह की, इनका डाइजेशन नहीं होगा ना आसानी से। ऐसे थोड़ी कि डाइजेस्ट नहीं करेगा, लेकिन मुश्किल होगा। तो एप्पल का डाइजेशन हमारी बॉडी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर क्या कह रहा है कि अच्छा ये जो हमने एसिड पीछे वाले देखे थे, ये सारे क्या थे, ये सारे हमारे ऑर्गेनिक एसिड थे। ऑर्गेनिक एसिड मतलब ऐसे एसिड जो नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएं। ये सारे देखिए हमारे नेचुरल और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाली चीजें। ठीक है, दूसरा हमारा कह रहा है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मतलब ऐसे एसिड जो नॉन लिविंग चीजों से पाई जाए, जैसे रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए, है ना। इनसे हम जो एसिड ऑब्टेन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड कहते हैं। हमारे ये जो मिनरल एसिड होते हैं ना, जनरली ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, मिनरल एसिड जो होते हैं वो हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक, ये ज्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। और जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये वीक होते हैं। देखो ऑर्गेनिक एसिड तो हम खा पी सकते हैं ना। अब जितना सारा कुछ देखा हमने खा लिया, क्या हम HCl को पी जाएंगे? नहीं पी पाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ये जो हमारे मिनरल एसिड होते हैं ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये मिनरल एसिड मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स से पाई जाएंगे, जैसे रॉक्स और मिनरल्स। अच्छा, यहाँ एक और बात आई है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की। तो दो तरीके के एसिड की बात एक बार फिर से करेंगे हम लोग। एक होगा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, और दूसरा होगा हमारा कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। ठीक है, इन दोनों की बात करेंगे। वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, कंसंट्रेटेड बेस एंड डाइल्यूट बेस, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग और वीक की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि हमने कहा दो तरीके के एसिड बेस होने, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक? ठीक, अच्छा एसिड क्या होता है, जो ढेर सारा H+ आयन दे, और बेस क्या होता है, जो ढेर सारा OH- आयन दे। तो एक तरीके से हम ये तो कह सकते हैं कि जितना ज्यादा H+ आयन देगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाएगा, जितना ज्यादा OH- आयन देगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाएगा। ठीक, लेकिन उसको ना हम थोड़ा सा और लैंग्वेज बदल के बात करते हैं, क्योंकि ये चीज ना एकदम सीधी सीधी अगर हम कहेंगे तो ये एकदम एक्यूरेट नहीं होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि ऐसे एसिड या ऐसे बेस जो क्या हो जाए, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। कंप्लीटली डिसोसिएट का मतलब उनके पास जितना भी हाइड्रोजन मौजूद है वो सारा का सारा हाइड्रोजन या तो वो H+ के फॉर्म में दे दे तो एसिड कहे जाएंगे, या OH- के फॉर्म में दे दे तो बेस कहे जाएंगे। कौन से वाले? स्ट्रॉन्ग वाले। जैसे हम एक एसिड की बात कर रहे हैं H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, H2SO4 जब इसको हम वाटर में डालेंगे ना तो कितना हाइड्रोजन है इसके पास? 2 हाइड्रोजन है। तो ये ना 2H+ देगा हमें, और SO4 2- देगा। तो जितना हाइड्रोजन था सारा का सारा हाइड्रोजन इसने H+ के फॉर्म में दे दिया, स्ट्रॉन्ग कहा जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं बेस की एक बात कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, इसको भी जब आप वाटर में जैसे डालेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, OH 2OH- आयन देगा ये, क्योंकि इसके पास 2 OH मौजूद है। तो वो जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, यानी जितने भी हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड हैं वो पूरी तरह से उसे दे दे आयन के फॉर्म में, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। और दूसरा कह रहा है जो पार्शियली डिसोसिएट, पार्शियली डिसोसिएट का मतलब टूटेंगे तो, लेकिन जितने हाइड्रोजन है सारे के सारे वो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में नहीं देंगे। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, वीक एसिड है वो। ठीक है, जैसे ये है CH3COOH, यही है इथेनोइक एसिड। अब इसके पास टोटल कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है ना। देखिए 3 यहां और 1 यहां, लेकिन जब इसको हम वाटर में डालेंगे तो ये देगा CH3COO- और H+। इसने कितना H+ दिया? एक ही H+ दिया ना। कंप्लीटली डिसोसिएट
नहीं हुआ। तो ऐसे एसिड या बेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं उन्हें हम वीक एसिड या फिर वीक बेस कहेंगे। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं डाइल्यूट एसिड बेस के बारे में और कंसंट्रेटेड। चलिए इसके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। आगे एक टर्म दिया गया है, एक सा आएगा हमारा स्लाइड जिसमें हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हमारे सामने ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द एसिड प्रेजेंट इन नेटल स्टिंग इज, नेटल स्टिंग वही जो प्लांट वाला हमने बताया था, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है उसमें? भाई हमारा फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। अभी हमने पीछे देखा है। फिर दूसरा कह रहा है हमारा एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, टोमेटो में भी हमने देखा था ऑक्जेलिक एसिड जो है वो हमारा टोमेटो में प्रेजेंट। ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड, इनमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है? तो सिट्रिक एसिड के बारे में हमने पढ़ा था पीछे कि हमारे जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनके अंदर पाया जाता है सिट्रिक एसिड, है ना। तो सिट्रिक एसिड जो है ये हमारा एक मिनरल एसिड नहीं है। कौन सा एसिड है ये? ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है। मिनरल या ऑर्गेनिक, दो तरीके के एसिड की बात कर रहे हैं हम लोग। कह रहा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस की कुछ हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी जान लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है? कुछ चीजें जो हमने पहले ही पढ़ रखी है उनके बारे में भी यहाँ पे बात किया जा रहा है। एसिड जो होते हैं वो लिटमस को रेड में टर्न करते हैं, सावर टेस्ट होता है उनका। ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी एसिड हुए जो कैन बी बिटर एज वेल एज स्वीट इन टेस्ट। कुछ ऐसे हमें एक्सेप्शंस मिल जाते हैं एसिड जो थोड़े बहुत बिटर यानी हल्के तीखे होते हैं, हल्का फुल्का मीठा भी हो जाता है। ठीक है। जैसे देखो ना, एप्पल की बात की थी हमने, मैलिक एसिड। एप्पल अगर कच्चा हो तब तो खट्टा होगा, अगर अच्छे से पक जाए तो मीठा लगता है कि नहीं इनका? तो ऐसा थोड़ी उसमें उसके अंदर मैलिक एसिड नहीं प्रेजेंट है। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया। दूसरा क्या कह रहा है? अब जैसे हाँ ये एग्जांपल दिया गया आपका, अमीनो एसिड जो होता है वो स्वीट भी हो सकता है, बिटर भी हो सकता है। कॉफी जो होता है वो भी एसिड होता है लेकिन वो बिटर टेस्ट होता है कॉफी का। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिए गए हैं आपको एसिड के जो बिटर टेस्ट कर सकते हैं। तो ये मत करना, देखो ये दे देगा कॉफी दे देगा, तुम देखो कॉफी का टेस्ट तो बिटर होता है, भाई बेस बिटर होता है, तुमने कह दिया ये बेस है। नहीं, क्या है ये? एसिड है, ध्यान देना है। ठीक है। फिर देखिए बेस के बारे में क्या कह रहा है कि ये ब्लू कलर देंगे लिटमस में हमारे, बिटर टेस्ट होता है उनका। सोपी इन टेक्सचर, सोपी मतलब स्लिपरी होते हैं। सोप देखो ना, सोप जब थोड़ा सा पानी लगा के सोप को ऐसे टच करते हैं तो एकदम स्लिपरी होता है। तो बेसिस जितने भी होते हैं ना वो थोड़े से स्लिपरी या सोपी होते हैं। उनको टच करने पे ना ही हमें समझ में आ जाएगा, सोपी या स्लिपरी रहेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये बेस हो सकता है। जरूरी नहीं है कि बेस होगा, या ब्रीज जो होता है वो स्लिपरी होता है तो वो बेस नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ जनरली जो हमारे बेसिस होते हैं वो क्या होंगे? सोपी होंगे या फिर स्लिपरी होंगे टच में। ठीक है। तो इससे जो है उन्हें पहचाना जा सकता है। कुछ एसिड की बात की जा रही है और बेसिस की बात, दोनों की बात की जा रही है। हाईली कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव याद है हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कोरोजन, मेटल का ऊपर वाला सरफेस हटा देते हैं। तो एसिड और बेस कुछ होते हैं ना इतने स्ट्रांग होते हैं कि बहुत कोरोसिव होते हैं। अगर मेटल के ऊपर डालोगे तुरंत तो उसके ऊपर वाले सरफेस को हटाने लगेंगे। स्किन पे डालेंगे स्किन जल जाएगा, हमारा बर्न हो सकता है हमारा स्किन। ठीक है। इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने ज्यादा कोरोसिव होते हैं। और यहाँ साफ साफ कहा गया है कि एसिड और बेस पहचानने के लिए उसको टेस्ट ना करें, अगर स्ट्रांग हुआ तो नुकसान दे सकता है। देखिए यहाँ लिखा गया है भाई, इसीलिए। ठीक है। तो टेस्ट करके एसिड या बेस को नहीं पहचानेंगे। हमने ढेर सारे इंडिकेटर्स की बात की है, उनके मदद से पहचान लेंगे। अगर पैसा नहीं है तो हिबिस्कस का फूल तो मिल ही सकता है। तो लैब में हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं ना, लिटमस हो गया, फिनोप्थिलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये चीजें होती हैं ना हमारे लैब के पास, तो हम क्यों टेस्ट करने जाएंगे? ठीक है। इसलिए तो लैब में इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, क्या कह रहा है कि एक ऐसा इंडिकेटर का पेयर पहचानिए जो नेचुरल। तो टर्मरिक तो हमारा नेचुरल है, लेकिन जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है ना ये नेचुरल नहीं है, ये हम लैब में बनाते हैं ये इंडिकेटर को। ठीक है। फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज ये दोनों नेचुरल नहीं है, दोनों सिंथेटिक हैं। लिटमस हमने आपको बताया था नेचुरल है, ये ट्री के बाग से पाया जाता है, और टर्मरिक ये भी हमारा नेचुरल है। तो ये जो पेयर है जो हमारा, ये क्या हो जाएगा? नेचुरल इंडिकेटर का पेयर हो जाएगा। यहाँ पे एक और कह रहा है, देखिए इस बार क्या कह रहा है हमारा कि मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात किया जा रहा है कि हमने मिथाइल ऑरेंज एक सॉल्यूशन में ऐड कर दिया भाई, तो क्या हो? तो भाई सीधी सी बात है, हमने बताया था, पीछे बात की थी कि एसिड में रेड हो जाएगा और बेस में क्या हो जाएगा हमारा? ऑरेंज हो जाएगा, और सॉरी येलो हो जाएगा। दोनों को मिला के ही तो ऑरेंज बन रहा है हमारा, मिथाइल ऑरेंज। ठीक।
और फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ बात किया था वही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, अनियन और यानी ऐसे कपड़े जिसमें प्याज वगैरह है तो अनियन की, तो उसमें जो स्मेल अगर प्रेजेंट है तो या तो न्यूट्रल है या तो एसिडिक है, क्योंकि एसिड और न्यूट्रल में तो स्मेल नहीं हटाता था, लेकिन बेस में जो है उसका स्मेल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तीनों के लिए देखिए, तीनों में दिया गया, ये तीनों हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है ना, इन तीनों के लिए कहा जा रहा है कि क्या होंगे, बेस में इनका फ्रेग्रेंस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्लोव ऑयल, वैनिला एसेंस एंड अनियन एक्सट्रैक्ट। ठीक, एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है हमारा भाई, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर से रिलेटेड कि कौन सा हमारा है, तो अभी हमने बात की थी वैनिला एसेंस जो है ये हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। विजुअली इंपेयर्ड यानी ऐसे लोग जो देख नहीं सकते, वो कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे भाई? अब लिटमस का कलर तुमने दिखेगा ही नहीं, चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो क्या करेंगे, अल्फैक्टरी इंडिकेटर का यूज करेंगे। स्मेल तो पहचान सकते हैं ना वो, क्या सर? पिटूनिया लीव्स, पिटूनिया जो होता है ना एक प्लांट है, उसके लीव्स की बात की जा रही है कि उसके लीव्स को अगर हम तो लीव्स को ऐसे निचोड़ देंगे तो जो आपको उसका जूस मिलेगा ना, वो भी इंडिकेटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। जितने सारे अभी हमने बहुत ढेर सारे नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पीछे बात किया था, उन्हीं में से एक नेचुरल इंडिकेटर हमारा ये भी है। अभी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम लोग, एसिड और बेस की, तो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज की हम आगे बात करेंगे, उन सभी प्रॉपर्टीज को ना एक बार ना मैं यहाँ पे छोटा सा समेशन दे देता हूं पहले, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सभी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सबसे पहले हम एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है, अगर एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो दो चीजें बनाएगा, पहला बनाएगा सॉल्ट और दूसरा बनाएगा हमारा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बस ये एक पॉइंट याद रखना है। इसके बाद जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी एसिड बेस की हैं वो सारी अपने आप याद हो जाएंगी, किसी को रटने की या याद करने की जरूरत नहीं होगी। बस इस वाले को याद रखना है कि अगर कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है भाई, मान लिया। अब हमने कहा कि सर इस बार हम एसिड का ना मेटल के साथ रिएक्शन नहीं कराते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे जो है एसिड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराया था और यहाँ पे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो मेटल ऑक्साइड हो गया। तो जब भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। अच्छा, इस वाले और इस वाले पे क्या फर्क है, सिर्फ ऑक्सीजन का ही तो फर्क है ना। तो सॉल्ट बनाएगा और यहाँ हाइड्रोजन के साथ उस ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, वाटर बना लेगा। इधर ऑक्सीजन बढ़ाया तो इधर भी हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बढ़ा दिया, दूसरा हो गया। मेटल ऑक्साइड जो होता है ना हमारा, ये मेटल ऑक्साइड जितने भी मेटल्स होते हैं, सारे के सारे जो ऑक्साइड होते हैं ना वो बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल के सारे ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के। यानी जितने भी एसिड आप देखेंगे ना, कोई भी एसिड का फॉर्मूला उठा के देख लीजिए, ठीक है, उनमें आपको नॉन मेटल्स दिखेंगे, और कोई भी बेस का फॉर्मूला उठा के देखेंगे उनमें आपको मेटल्स दिखेंगे। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक था। तो अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर मान लो एसिड का हमने बेस के साथ रिएक्शन करा दिया, भाई मेटल ऑक्साइड का बेसिक था तो एक तरीके से बेसिक तो यहां भी है, तो फिर से चीज वही बन जाएगी हमारी, क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। और लास्ट कह रहा है कि अगर आपने एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दिया, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं, हमने कहा था ना सिर्फ पहला याद करेंगे, सारे याद होंगे। देखो मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट जानते हैं किसको कहते हैं, कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3 कार्बोनेट होता है। तो इसमें क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, बाकी तो वही मेटल वाला ही चल रहा है हमारा। इधर मेटल था, इधर मेटल ऑक्सीजन था, इधर बेस था, इधर मेटल है, ऑक्सीजन है और कार्बन है, कार्बन ही तो बढ़ गया। ठीक है, तो इस बार क्या बनेगा भाई, ये तो पक्का है कि बनेगा ही बनेगा क्योंकि पुरानी चीजें तो इसमें मौजूद ही हैं। तो क्या बना हमारा, पहला बन गया सॉल्ट, दूसरा बन गया वाटर, और कार्बन क्या बना सकता है, CO2। तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बात समझ में आ गई क्या?
कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जरा ये जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मेंशन किया हुआ था इसकी। देखिए यहाँ पे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हमें क्या कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। मेटल का एसिड के साथ हमने सॉल्ट और हाइड्रोजन की बात की थी। देखिए जिंक हमारा मेटल है, H2SO4 हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, रिएक्शन हुआ, क्या बना हमारा? सॉल्ट बना, जिंक सल्फेट ZnSO4, और साथ में हमारा क्या बन रहा है भाई? हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ एक चीज लिखी हुई है, इसको जरा ध्यान देंगे कि मेटल एसिड के साथ तभी रिएक्शन करेगा अगर वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। मेटल नॉन मेटल में एक रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है आपके एनसीईआरटी में। तो अगर वो मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, जैसे कॉपर, तो कॉपर का जब आप एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तब ये रिएक्शन होगा ही नहीं। तो ये ध्यान देना है कि हमारा जो मेटल है वो क्या होगा? हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। ये पहली प्रॉपर्टी जो भी हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। एक एक्टिविटी है, ये आपके एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। ठीक है, कि आप हाइड्रोजन गैस को कैसे डिटेक्ट करेंगे। जैसे अभी हमने बात की ना कि अगर एसिड में हम मेटल का रिएक्शन करा दें तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। तो चलो हमने टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें एसिड ले लिया, उसमें हमने कोई भी मेटल डाल दिया, सॉल्ट तो बन गया, हाइड्रोजन कैसे पता हमें बन रहा नहीं बन रहा? ठीक है, तो उसी के लिए एक टेस्ट दिया हुआ है। दो अलग अलग तरीके होते हैं। एक क्या कहते हैं हम कि टेस्ट ट्यूब को हम अपने क्या करेंगे? थंब से पकड़ के रखेंगे, तो गैस उसके अंदर स्टोर होती रहेगी। अच्छा ढेर सारा गैस होगा, अगर हम जलाएंगे तो हमें भी आग लग सकती है ना, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? एक सेफ हम ये यूज करते हैं। हमने क्या किया? टेस्ट ट्यूब से एक आउटलेट दिया और उसको हमने सोप सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। अब यहां मेटल और एसिड का रिएक्शन होगा तो एक तो सॉल्ट बनेगा, दूसरा हाइड्रोजन गैस। गैस तो टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं रुक सकती, वो क्या करेगी? यहां से मूव करते हुए हमारे इस बबल वाले वाटर में आएगी, सोप वाले वाटर में आएगी, और गैस ऊपर जाएगी तो सोप का ऐसे बबल बन जाएगा। उस बबल के अंदर कौन सा गैस है? हाइड्रोजन। अगर आप बर्निंग मैच स्टिक लेके जाएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ जल जाएगा। तो ये डिटेक्ट करता है, इससे हम हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को बता सकते हैं। बात समझ में आ गई? ये आपके एनसीईआरटी का है भाई एक्टिविटी, तो इस पे तो क्वेश्चन एनसीईआरटी के तो कंटेंट से पूछे ही नहीं कि क्वेश्चन आना ही आना है। मेटल कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट की जो हमने बात की थी लास्ट वाला, कि अगर एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम क्या कह देते हैं? बाई कार्बोनेट भी कह देते हैं। ठीक है, तो अगर इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? देखो सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, और CO2 गैस बन रहा है। तो यही तीन चीजें बनेंगी हमारी। ये जितने भी आपके एसिड और मेटल वाले रिएक्शन थे उनको हमने बता दिया। अच्छा एक और कमाल की चीज होती है, जैसा हमने आपको बताया कि मेटल जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? हमारे बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और नॉन मेटल क्या करते हैं? हमारे एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। कुछ मेटल ऐसे हैं जिनका ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह काम करता है, खाली कुछ मेटल्स ही ऐसे हैं। ऐसे मेटल के ऑक्साइड को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अभी बेस की जो हम प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो उनमें हम इन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात करेंगे थोड़ी देर में। एक बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ये जो आपका बुक में कंटेंट दिया गया है, एनसीईआरटी का ये भी कंटेंट है आपका, ऐसा डायग्राम दिया गया, इसमें ये एरो जो लगा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो वाटर है आपका, या लाइम वाटर चलिए आपने ले लिया, और लाइम वाटर में आपने क्या कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करना स्टार्ट कर दिया। ये वाला जो रिएक्शन है ये हम लोग डिटेक्ट करने के लिए लेते हैं CO2 के प्रेजेंस को। मतलब आप कैसे बताएंगे कि आपके रिएक्शन में CO2 निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो ये हम सब ने बहुत पहले पढ़ा हुआ कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, CO2 से लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, पढ़ा है ना? तो होता क्या एग्जैक्टली? लाइम वाटर जो होता है हमारा, उसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर के साथ मिलती है। यहां देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर के साथ मिलती है और क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी वजह से हमारा जो लाइम वाटर है वो क्या हो जाता है? मिल्की होने लगता है।
अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट ना वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ये डिसॉल्व नहीं हो सकता, घुल नहीं सकता पानी में। तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, नीचे प्रेसिपिटेट बनाने लगेगा। यहां तक सबको पता होता है, ये जनरली आपको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि जब भी आप लाइम वाटर में CO2 पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और धीरे धीरे ये प्रेसिपिटेट बना के नीचे चला जाएगा और ये हमारा H2O हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक्सेस में CO2 पास कर दें, यानी हद से ज्यादा, नॉर्मली अगर आप उसके काम पर CO2 पास करेंगे, ये बना एक्सेस में पास करेंगे, तो देखिए यहां पे लिखा है ऑन पासिंग CO2 फॉर लार्ज ड्यूरेशन, यानी एक्सेस CO2। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट विल हैपन इफ एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। या तो इक्वेशन लिखिए या क्या होगा, ठीक है, दोनों चीजें पूछी जाती हैं। तो इक्वेशन आपका क्या कह रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट था, वाटर था, पहले तो हमने ये लिया, इसमें हमने CO2 पास किया, ये बन गया एक्सेस में, मतलब इसके बाद भी अब हम दे रहे हैं, तो अभी हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, वाटर है और CO2 दे रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 दे दिया। अब क्या बन गया हमारा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ये वाला प्रेसिपिटेट बना दे रहा था, ये वाला फिर से पानी में घुल के डिसॉल्व हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। यानी शुरू में आप CO2 पास करेंगे तो मिल्की होगा और बहुत ज्यादा देर तक पास करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। तो क्यों कलरलेस हो जाता है भाई, ये भी पूछ सकता है। लॉन्ग टाइम तक CO2 पास करने पे लाइम वाटर जो मिल्की था वो क्यों कलरलेस हो जाता है, तो भी आपको बताना पड़ेगा कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से जो हमारा सॉल्यूशन था वो मिल्की से वापस कलरलेस हो गए। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस कई बार क्वेश्चंस जो है वो हमारे पूछे गए। अब कह रहा है मेटल ऑक्साइड्स का एसिड के साथ रिएक्शन, यानी यही वही जो हमने एम्फोटेरिक वाली बात की थी, हमारे कौन कौन से मेटल ऑक्साइड है, मेटल बेस बनाते हैं, ठीक है। तो एम्फोटेरिक की बात की थी जो हमने, मेटल ऑक्साइड एसिड ये तो बता दिया हमने आपको, मेटल एसिड के साथ करेगा तो सॉल्ट हाइड्रोजन बनाएगा, मेटल ऑक्साइड करेगा तो सॉल्ट वाटर बनाएगा। मेटल ऑक्साइड कर रहा है, देखिए भाई सॉल्ट बना रहा है और वाटर बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यही जो हमने बात की थी, ये वो मेटल्स हैं जिनके ऑक्साइड्स जो है वो हमारे क्या है, एम्फोटेरिक हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो एसिड का बिहेवियर भी शो कर सकते हैं और बेस का भी, या फिर यूं कह लें कि जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस के साथ भी, दोनों के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी दिया गया है आपके बुक में इनसे रिलेटेड, सोडियम जिंकेट एक कंपाउंड बनता है, उसका इक्वेशन भी दिया गया, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले देखिए कौन कौन से ऑक्साइड्स हमारे एम्फोटेरिक होते हैं। टिन सिंबल है SN हमारा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये सारे हमारे क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड का फिर ये हमारा जो है एग्जांपल आगे मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि H+ आयन जो हमारा एसिड से रिलीज हुआ है, ठीक, वो वाटर में किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। तो हमने भी बात भी की थी कि H+ आयन क्या करेगा, H2O के साथ मिलके हमारा क्या बना लेगा, H3O+ आयन बना लेगा, यानी हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, वो H+ आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है, एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड एंड बेस। एक टॉपिक ही है क्वेश्चन की तरह करके, हर एसिड और बेस में क्या चीज होती है जो कॉमन होती है। तो हम कहते हैं हर एसिड और बेस में हाइड्रोजन या H+ आयन जो है वो क्या होता है, कॉमन होता है, यानी एसिड में भी होता है और बेस में भी होता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो हमारे एसिड या बेस हैं वो अपनी एसिडिक या बेसिक बिहेवियर वाटर के प्रेजेंस में ही दिखाएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम ओनली। अगर वाटर या एक्वस मीडियम प्रेजेंट नहीं है तो एसिड या बेस अपनी एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी डिस्प्ले नहीं करेंगे। यहां पे देखिए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपको देख के बताया गया कि हमने एक रिएक्शन कराया सोडियम क्लोराइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इस रिएक्शन के दौरान ना हमारा HCl बनता है, गैसियस स्टेट में HCl बनता है, HCl गैस बनता है हमारा।
तो जब यहां से HCl गैस निकला तो हमने क्या किया, एक यहां पे हमने लिटमस पेपर रखा हुआ है, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। HCl गैस, HCl एसिड है, वो ब्लू को रेड में बदल देगा। लेकिन ये तो बदला ही नहीं, क्योंकि इधर से HCl जो आ रहा था वो गैस था, और लिटमस पेपर भी हमारा क्या था, ड्राई था, यानी सूखा हुआ था। वही हमने क्या किया, जब मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर लिया, यानी मॉइस्ट ब्लू मतलब उस लिटमस पेपर को हमने पानी से भिंगा दिया या हल्का सा मॉइस्चर दे दिया, तब अगर HCl गैस भी यहां से निकल रहा है तो वो क्या करेगा, उस लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएगा और उसे रेड में टर्न कर देगा। इसका मतलब ये जो हमारा एसिड या बेस है, ये जो अपनी प्रॉपर्टी है, ये वाटर के प्रेजेंस में ही दिखाता है। ये जो HCl गैस बनने की बात की थी हमने, देखिए ये जो रिएक्शन दिया गया है, इस टेस्ट ट्यूब वाला रिएक्शन आपको यहाँ मेंशन किया गया है। NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड, इनका रिएक्शन कराते हैं हम तो हमारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HCl गैस बनता है। अच्छा, HCl गैस बाय द वे मान लीजिए हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ढेर सारा मॉइस्चर प्रेजेंट है तो HCl गैस तो निकलेगा, लेकिन वो मॉइस्चर को फिर से अब्सॉर्ब कर सकता है। तो उसके लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं, गार्ड ट्यूब हम लोग यूज करते हैं। गार्ड ट्यूब में क्या होता है, हमारा जो है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक लेयर होता है जो मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर सकता है। कैल्शियम क्लोराइड का एक लेयर होता है जो क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर सकता है। इसकी वजह से हमारा HCl जो है वो वाटर को एब्सॉर्ब करके एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएगा। डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में, बाद हम लोग डाइल्यूट कंसंट्रेटेड की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं डाइल्यूट कंसंट्रेटेड एसिड होते क्या हैं। ऐसे एसिड जिनमें वाटर का अमाउंट बहुत ही कम हो उन्हें हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे, और जिनमें वाटर का अमाउंट ज्यादा हो उन्हें हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट एसिड कहेंगे। अगर आपके पास कंसंट्रेटेड एसिड है तो आप उसे डाइल्यूट कर सकते हैं, भाई वाटर का अमाउंट कम है, हम उसमें अगर वाटर का अमाउंट इंक्रीज कर दें तो वो डाइल्यूट हो सकता है। लेकिन एसिड को डाइल्यूट करने का एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि जब भी आप एसिड को डाइल्यूट करेंगे, कभी भी एसिड के अंदर वाटर को हम नहीं डालेंगे, जब बल्कि हम ढेर सारा वाटर लेंगे और उसमें हम थोड़ा थोड़ा एसिड क्या करेंगे, डालते रहेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए कि जब भी हम एसिड में वाटर को डालते हैं, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक याद है पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, जिसमें ढेर सारा हीट निकले। तो अगर आप एसिड में वाटर डालेंगे ना तो ढेर सारा हीट निकलेगा, और फिर वो हीट की वजह से एसिड जो है ना वो स्प्लैश कर सकता है, छिटक सकता है, आपके स्किन पे आ सकता है, जिसकी वजह से आपको स्किन बर्न हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, ढेर सारा वाटर लेते हैं और उसमें हम थोड़ा थोड़ा एसिड कंसेंट्रेटेड डालते जाते हैं, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसे डाइल्यूट कर सकते हैं। यही तरीका बताया गया है डाइल्यूट करने का। और याद रखेंगे, डाइल्यूट एसिड मतलब जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा हो, और कंसेंट्रेटेड मतलब जिसमें वाटर का अमाउंट कम हो। बेस की बात कर लेते हैं। बेसिस को भी दो टाइप्स में बताया गया, कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बेस ना लिख के सीधा सीधा अल्कली लिख दिया जाता है। ठीक है, पूछा जाता है बताइए इनमें से कौन सा अल्कली है। आपने बेस तो पढ़ा है, अल्कली क्या होता है भाई। तो ये अल्कली भी ना एक तरीके का बेस ही होता है। वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जो वाटर में घुल जाए, उन्हें हम क्या कह देंगे, अल्कली कह देंगे। देखो यहाँ पे अल्कली क्या होते हैं, हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो वो बेस जो वाटर में घुल जाए उन्हें अल्कली कहेंगे, वो भी है बेस ही, लेकिन जो वाटर में ना घुले उन्हें हम अल्कली नहीं कह सकते। जैसे देखिए क्या कह रहा है कि ये जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है, ये भी एक बेस है, लेकिन ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो इसे हम सिर्फ बेस कहेंगे। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में सोल्यूबल है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, बेस भी कह सकते हैं और अल्कली भी कह सकते हैं। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यही वाला जो मैं कह रहा था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का आपको एक रिएक्शन मिलेगा। ये हमारा मेटल है जिंक, और ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। जिंक जबकि खुद ही बेस बनाता है, लेकिन ये एम्फोटेरिक है, यानी एसिड के साथ भी कर सकता है और बेस के साथ भी। ये वाला रिएक्शन कई बार पूछा जाता है। इसमें जो हमारा कंपाउंड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट कहते हैं। और इस पे बेस जो है ना, हमारे एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चंस भी पूछे गए। लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर ऐसा एक क्वेश्चन आया था, सिमिलर एकदम जो है आपके एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे, सोडियम जब बेस के साथ, सॉरी जिंक जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सोडियम जिंकेट, और उसके साथ हमारा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला याद रखेंगे या फिर नाम याद रखेंगे। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का देखिए यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है। जैसे मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे थे, वैसे ही नॉन मेटल ऑक्साइड क्या करेंगे,
बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। CO2 कार्बन हमारा एक नॉन मेटल है, ठीक है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, हमारा एक नॉन मेटल ऑक्साइड हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, वही चीज बनेगा जो हमारा एसिड में बना था। तभी हमने कहा था याद नहीं करना, सॉल्ट बना और साथ में क्या बन गया, हमारा वाटर बन गया। मेटल ऑक्साइड कर रहा था तब भी सॉल्ट और वाटर बन रहा था, नॉन मेटल ऑक्साइड करेगा तब भी क्या बनेगा, हमारा सॉल्ट और वाटर बनेगा। दो एग्जांपल आपको यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड के दिए गए। एसिड और बेस हमें पता है कि ये एक्वस मीडियम में आयंस रिलीज करते हैं, H+ या OH- आयन रिलीज करते हैं। और अगर ये आयन रिलीज करते हैं तो इसी की वजह से एसिड हो या बेस हो, ये दोनों अपने एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है हमारे एसिड बेस की कि हाँ, अपने एक्वस फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि ये जो आयन है वो अपने एक्वस फॉर्म में ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। गैसियस फॉर्म में ये आयन नहीं दे सकते, या सॉलिड फॉर्म में तब भी ये क्या कर सकते हैं, आयन नहीं दे सकते। अभी थोड़ी देर पहले जो सोडियम जिंकेट वाला हमने आपको एग्जांपल बताया था, उसी पे क्वेश्चन है कि जब जिंक जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2। ये भी आपको बता दिया है मैंने। हाँ, अब बात करेंगे पीएच की। पीएच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच में जितना कुछ हम पढ़ेंगे सब हम अपनी डेली लाइफ से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पीएच अपनी डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। पीएच एक ऐसा इंडिकेटर है जो ये तो बताता ही है कि ये सब्सटेंस आपने जो दिया है ये एसिड है या बेस है। इसके साथ साथ पीएच आपके एसिड या बेस के स्ट्रेंथ को भी बताता है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कोई वीक एसिड होता है। तो ये जो पीएच इंडिकेटर है ना, ये हमें ये भी बताता है कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है और कौन सा एसिड वीक है। और ये कैसे बताता है, एक बार फिर से ये अपना कलर चेंज करके बताएगा कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है और कौन सा एसिड वीक है। पीएच काम कैसे करता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यार देखिए पीएच कैसे काम कर रहा है, कह रहा है अगर हमारा कोई भी चीज न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, जैसे वाटर, तो कोई भी चीज अगर न्यूट्रल है ना तो उसके पास जितना H+ है उतना ही OH- भी प्रेजेंट होगा, तो उसे हम न्यूट्रल कहेंगे। अगर H+ का कंसेंट्रेशन ज्यादा हुआ तो वो एसिड कहा जाएगा, और अगर OH- का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो वो क्या कहा जाएगा, बेस कहा जाएगा। यहां पे देखिए बहुत क्लियरली कहा गया है कि अगर OH- का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर हमारा H+ का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो एसिडिक सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। कलर कैसे चेंज करके ये हमारा बताता है, यहाँ पे एक पीएच स्ट्रिप दी गई है, इसकी मदद से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज एसिडिक है और कितनी स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। टोटल नंबर हमारे 14 तक है, तो 14 का मिड पॉइंट हम क्या कर लेते हैं, न्यूट्रल मान लेते हैं। ABCD तो आते ही होगा, तो AB से स्टार्ट करते हैं, A से शुरुआत करते हैं और B पे क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। पूरे स्केल को हमने एक लाइन AB जो हम कहते हैं ना, लाइन AB मान लिया, और मिड पॉइंट हमने 7 को क्या कर दिया, न्यूट्रल मान लिया। अब न्यूट्रल से अगर आप A की तरफ बढ़ते हैं तो एसिड स्ट्रांग होता जाएगा, यानी 7 से जैसे जैसे पीएच कम होता जाएगा हमारा एसिड उतना ही क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और अगर आप न्यूट्रल से B की तरफ बढ़ते हैं तो बेस स्ट्रांग होता जाएगा, यानी 7 से जैसे जैसे पीएच ज्यादा होता जाएगा हमारा जो बेस है वो भी क्या होता जाएगा, उतना ही स्ट्रांग माना जाएगा। तो आपको एक सॉल्यूशन दिया गया, आपने क्या किया, एक पीएच इंडिकेटर लिया, उसको सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, या पीएच इंडिकेटर में सॉल्यूशन का एक ड्रॉप डाला, आपने कलर ऑब्जर्व किया, आपको जैसा कलर मिला आपने क्या कह दिया कि भाई उसी कलर के हिसाब से आपने उस सब्सटेंस का पीएच बता दिया कि भाई ये इसका पीएच इतना है और ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर इतना स्ट्रॉन्ग बेस है। ये जो पीएच है ना, ये हम लोग अपने डेली लाइफ में हर रोज यूज करते हैं, चेंज इन पीएच। अगर चेंज इन पीएच ना हो तो हमारा लाइफ जो एग्जिस्टेंस है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे हम लोग यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं चेंज इन पीएच को। हम लोग, हमारा नेचर, हमारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो लोग किस तरीके से यूज करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। पहला कह रहा है आपका क्या,
डिफेंस सिस्टम में यूज किया जाता है इंसेक्ट्स के द्वारा। इंसेक्ट क्या करता है, अपने बचाव के लिए इस पीएच का यूज करता है। वो आपके कांटेक्ट में आएगा, भाई उसको आपसे डर लगेगा, वो क्या करेगा, आपको स्टिंग करेगा और आपकी बॉडी के अंदर एसिड छोड़ देगा या बेस छोड़ देगा। अब उसका पीएच कम है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आपको ढेर सारा जलन होगा। जलन होगा तो आप दोबारा तो उस इंसेक्ट के पास जाएंगे नहीं। उसने अपना डिफेंस किया, अपना बचाव किया आपसे। कैसे? आपकी बॉडी में एसिड इंजेक्ट करके, यानी पीएच बदल के आपकी बॉडी का, है ना। तो डिफेंस में यूज किया जाता है। सिमिलरली हमारे प्लांट्स भी डिफेंस में यूज करते हैं। जैसा मैंने बताया था, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके कांटेक्ट में आप आएंगे तो बड़ी ईचिंग होने लगती है हमें, है ना। तो एक बार ईचिंग होगी तो दोबारा हम कोशिश करें कि भाई उस प्लांट से दूर ही रहें। तो इसने भी क्या किया, अपने डिफेंस में पीएच को यूज किया। टूथ की बात करते हैं। अगर आपके माउथ का पीएच 5.5 से कम है तो हमारा टूथ एनेमल धीरे 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 कुरूड होना स्टार्ट हो जाता है और हमारा दांत जो है वो खराब होने लगता है, सड़ने लगता है। 5.5 से अगर कम है तो आपने रात में खाना खाया, पानी पिया, फिर भी आपके टीथ में थोड़े बहुत फूड पार्टिकल्स रह गए। उन फूड पार्टिकल्स के ऊपर आते हैं बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो उनको डाइजेस्ट करते हैं, यानी उनको ब्रेक डाउन करते हैं। उन फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सराउंडिंग है उसको एसिडिक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो एसिड आपके टीथ के कांटेक्ट में भी आएगा। पीएच कम होगा तो आपका टीथ क्या हो जाएगा, सड़ने लगेगा। ठीक है। तो पीएच चेंज होने से ये भी प्रॉब्लम होती है। हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं। टूथपेस्ट इज अ बेस, बेसिक होता है टूथपेस्ट। ठीक है। तो जब आपने टूथपेस्ट लिया, उसको करना स्टार्ट किया और थोड़ा सा वाटर भी लगा लेते हैं ना, क्योंकि बेस बिना वाटर के तो काम करेगा नहीं, तो थोड़ा सा वाटर भी लगाते हैं टूथपेस्ट में हम इसीलिए, और फिर उसको ब्रश करेंगे। जब हर तरफ वो बेस आपके माउथ में जाएगा, जो दो एसिड रात भर का बना हुआ था उसको वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। एसिड बेस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, हमारा दांत क्या जाएगा, बच जाएगा। तो पीएच चेंज से ही ये चीजें भी हमारी पॉसिबल होती है। 5.5 से पीएच कम होगा अगर, तभी जो है वो हमारा टूथ डिके होगा। डाइजेशन की बात कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है बहुत बार कि आपने सुबह सुबह खाली पेट चाय पी लिया या कुछ हल्का सा खा लिया, और फिर ऐसा होता है एसिडिटी होने लगती है, ढेर सारा एसिड होने लगता है, अपच होने लगता है। आपने चाय पिया, ढेर सारा एसिड आपके स्टमक ने रिलीज कर दिया, HCl, वो भी डाइजेस्ट करने को कुछ है ही नहीं, तो फिर हमें एसिडिटी होती है, ढेर सारा एसिड आ गया तो उससे रिलीव करने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो बेस हो। वो बेस जाएगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। कई बार कहते हैं बेकिंग सोडा सोडा का थोड़ा सा सॉल्यूशन बनाइए, उसमें चीनी वीनी डालिए और पी जाइए। चीनी इसलिए डालते हैं कि बेकिंग सोडा बीटर होता है, तो चीनी डाल देंगे, थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाएगा और फिर उसे पी जाइए। तो एंटा एसिड जिसे हम कहते हैं, एसिड को हटने के लिए काम करता है। ठीक है। एंटा एसिड में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देखिए ये भी क्या होता है, एक बेस होता है, तो इसको भी हम कंज्यूम कर सकते हैं एसिडिटी से बचने के लिए। एसिड रेन भी ऐसे ही होता है। अगर मान लीजिए वाटर का जो पीएच है वो 5.5 से कम हो गया तो क्या हो जाएगा, हमारा एसिड रेन कहा जाएगा। और एसिड रेन की वजह से हमारे जो वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को बहुत नुकसान होता है। ये एक डेली लाइफ हैक है जो बहुत जगहों पे यूज होता है, इसलिए भी क्वेश्चन आता है। आपने देखा होगा, ये जो मिल्कमैन होते हैं ना, जब हमारे घर पे दूध लेके आते हैं, तो या तो वो जो कंटेनर होता है उसके ऊपर जो बाम्बू होता है ना, बाम्बू की लीव्स लगा के उसको क्लोज करते हैं, या तो कुछ ऐसा करेंगे। ठीक है। या तो वो क्या करते हैं, उस मिल्क के अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देते हैं। बेकिंग सोडा जान रहे हैं ना, NaHCO3, आगे उसके बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग। तो बेकिंग सोडा जो होता है ना, वो बेस होता है। तो वो क्या करेगा, आपके मिल्क का पीएच बढ़ा देगा। बेस है तो पीएच बढ़ाएगा। भाई दूध वाला दोपहर में 1 बजे दूध लेके आ रहा है, सुबह का दूध निकाल रखा है उसने, दूध खराब क्यों नहीं हुआ? जब दूध का पीएच 6 जाएगा तब वो खराब होना स्टार्ट होगा। नॉर्मली मान लेते हैं कि हमारा जो मिल्क है उसका पीएच जो है वो अब 6.9 रहा होगा। हमने क्या किया, उसमें बेकिंग सोडा मिलाया और उसका पीएच 8 कर दिया। अब 8 से 6 जाने में तो ज्यादा समय लगेगा। बैम्बू लीव्स में भी वैसे ही बेस होता है, तो वो भी जब मिल्क घूमे उड़ेगा ऐसे चलने पे तो बैम्बू लीफ से कांटेक्ट में आता रहेगा और बेस उसको मिलता रहेगा। तो मिल्क लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहेगा और वो जल्दी खराब नहीं होगा। इसके लिए भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे वही चीज जो है इस डायग्राम के हेल्प से आपको एक्सप्लेन की गई है, जो डेली लाइफ में हम लोग यूज की बात कर रहे थे।
टूथ डिके बिगिंस 5.5 से अगर कम रहेगा हमारा पीएच तो टूथ डिके होगा। ये भाई ये 5.5 से ज्यादा है, ये हमारा 5.5 से कम है। इस पे भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, ये वही बेकिंग सोडा वाला हैक जो अभी हमने आपको बताया। अब बात करेंगे सॉल्ट। ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, सॉल्ट। थोड़ा सा ये भी लेंदी है, लेकिन पढ़ना तो है, एग्जाम आ रहा है तो पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, तो सॉल्ट की बात करेंगे। सॉल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास जनरली तीन तरीके के सॉल्ट होते हैं। एक होगा हमारा एसिडिक, दूसरा होगा हमारा बेसिक, और तीसरा होगा हमारा न्यूट्रल। तीन तरीके के जो है वो हमें सॉल्ट मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, हम कह लें जैसे। ठीक है, तो उस बेसिस पे हमें तीन तरीके के सॉल्ट मिलेंगे। अच्छा, ये जो हमारे सॉल्ट होते हैं ना, जनरली हमारे आयनिक सॉल्ट होते हैं, और सॉल्ट हमारे वाटर में जाते ही अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। जैसे NaCl जो है वो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। ये हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में बताया गया है। ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम दिया गया, वीक एसिड का नाम दिया गया। वैसे ही आगे आपको स्ट्रॉन्ग बेस का नाम मिलेगा, वीक बेस का नाम मिलेगा। ये इसलिए बताया गया है क्योंकि हमने जैसा बात किया आपसे कि हमारे सॉल्ट तीन तरीके के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो अगर हमारा कोई भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बन रहा है, भाई दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और एक दूसरे को मार काट के खत्म हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, तो हमारा सॉल्ट क्या बन जाएगा? न्यूट्रल बन जाएगा। अगर कह रहे हैं कि हमारा एसिड वीक है और बेस स्ट्रांग है, तो भाई किसकी चलेगी? जो स्ट्रांग होगा उसी की चलेगी, तो हमारा सॉल्ट भी क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर हमारा एसिड स्ट्रांग है और बेस वीक है, सॉल्ट बनाने के लिए हम जो रिएक्शन करा रहे हैं, तब हमारा सॉल्ट क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे कुछ आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में बताया गया था। तो सॉल्ट एसिडिक है या बेसिक है, ये कैसे पता चलेगा हमें? इससे पता चलेगा कि वो सॉल्ट कैसे एसिड और कैसे बेस से मिलके बना हुआ है। अब हम बात करेंगे यहां पे कुछ कॉमन सॉल्ट के और उनके यूजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम कॉमन सॉल्ट यानी टेबल सॉल्ट की ही बात करेंगे। सोडियम क्लोराइड NaCl, हर रोज खाते हैं हम लोग। अगर सोडियम क्लोराइड को आपने वाटर में मिला दिया तो वो एक सॉल्यूशन बना लेता है जिसे हम कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपको NaCl+ वाटर नहीं देगा, क्वेश्चन में कहेगा देयर इज अ ब्राइन सॉल्यूशन। आपको खुद समझना पड़ेगा कि ब्राइन सॉल्यूशन मतलब NaCl है और साथ में क्या है? हमारा वाटर है। तो जब हम NaCl को वाटर में मिलाते हैं तो हमारा जो सॉल्ट होता है, सॉल्यूशन बन जाता है, उसे हम क्या कह देते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन कह देते हैं। ठीक है भाई। अब ये जो NaCl की यहाँ पे बात की गई है, कह रहा है कि इसका कॉमन जो नेम है वो कॉमन सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम है, इसके केमिकल फॉर्मूला के बारे में बताया गया है। हमें जानना है इसके यूजेस के बारे में, कहां कहां यूज होता है NaCl। पहला क्या कह रहा है? हमारे डाइट में, हर रोज खाने में हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा क्या कह रहा है कि इंडस्ट्रीज में हम लोग यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। किस चीज के लिए? देखो ध्यान से, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज करते हैं, बेकिंग सोडा बनाने के लिए यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए यूज करते हैं, और इन चारों को पढ़ना भी है हमें इस चैप्टर में। तो इन सब चीज के प्रिपरेशन में, ये सारे केमिकल्स बनाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का यूज करते हैं। ठीक, इसके अलावा हमारी जो पिकल्स वगैरह है ना, खाने के साथ साथ अचार वगैरह, उसमें प्रिजर्वेटिव की तरह काम आता है। दूसरा हमारा कंपाउंड कर रहा है, कह रहा है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो है ये कॉमन नेम है, इसका फॉर्मूला है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और केमिकल नेम क्या होगा? बता क्या रहा हूं, NaOH फॉर्मूला, सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम है। इसका प्रिपरेशन हम जिस प्रोसेस से करते हैं उसे हम कहते हैं क्लोर अल्किल प्रोसेस। इसके बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो क्लोर अल्किल प्रोसेस है, इसके बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई? कैसे प्रिपरेशन करें, एक तो ये पूछ सकता है। दूसरा जो कई बार पूछा गया है कि एनोड पे कौन सा गैस मिलेगा आपको और कैथोड पे कौन सा गैस मिलेगा आपको। तो क्लोर अल्किल प्रोसेस में होता क्या, ये समझिए। हमने क्या ले लिया? ब्राइन सॉल्यूशन ले लिया। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब NaCl और साथ में क्या है? हमारा वाटर है। तो NaCl से इधर हमें सोडियम मिला भाई, और इधर हमें क्या मिल गया? क्लोरीन मिला। क्लोरीन जो इधर से क्या होगा? गैस बन के निकल जाएगा। सोडियम बच गया हमारा। NaCl के साथ वाटर भी था,
तो वाटर से क्या मिला भाई, H मिला और OH मिला। H इधर से गैस बना के निकल लेगा, इधर बच गया क्या हमारा, OH बन गया। Na और OH मिलके क्या बना लेते हैं, NaOH, जिसे हम कह रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर क्या कह रहे हैं, कॉस्टिक सोडा। तो यही है हमारा क्लोर एल्किल प्रोसेस। इसमें ध्यान देने वाली बात ये दोनों जरूर ध्यान रखिएगा कि हमारा जो एनोड होता है उस पे क्लोरीन मिलेगा और हमारा जो कैथोड होता है उस पे क्या मिलेगा, हमें हाइड्रोजन मिलेगा। ये पूछ लिया जाता है कई बार कि क्लोर एल्किल प्रोसेस जो हमारा होता है उसमें एनोड पे कौन सा आपको गैस मिलता है और जो कैथोड है उस पे आपको कौन सा गैस मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका क्लोर एल्किल प्रोसेस भी। ब्लीचिंग पाउडर, वैसे तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, यहां नीचे लिखा हुआ है CaOCl2.CaCl2.CaOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O। ये वो वाला ब्लीचिंग पाउडर है जो आपको मार्केट में मिलता है। लेकिन इसके सिंपल फॉर्म की अगर हम बात करें, जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब CaOCl, ये सिंपल फॉर्म है हमारा, ड्राई फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। बनेगा कैसे, स्लेक्टोलाइन वाटर मिला लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और उसका रिएक्शन हमने किससे करा दिया, क्लोरीन से करा दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन रिएक्शन कराएंगे, बन जाएगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम पता है किसी को, क्या कहते हैं इसे, बोलो भाई, इधर लिखा नहीं लिखा, नहीं लिखा, अरे लिखा तो है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर हाइपो की जगह हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कई बार केमिकल नेम पूछ लिए जाते हैं। पूछ देगा ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला बताइए, एमसीक्यू में भी दे सकता है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। यूजेस क्या होंगे ब्लीचिंग पाउडर के, कहां कहां यूज होता है भाई, बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। देखिए इधर पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, वुड पल्प जो होते हैं ना उसको ब्लीच करके व्हाइट बनाने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग करने के लिए, इन सभी जगहों पे ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो फेस पे लगाते हैं नहीं ऑक्सीडाइज करने के लिए, कई बार हमारा जब फेस ऑक्सीडाइज होता है ना तो ग्लो आता है, ढेर सारा ऑक्सीजन मिलता है, तो तब भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी हमारे जो है केमिकल वगैरह जो है इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। जो हार्ड वाटर होता है ना उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला देंगे तो उसमें वो क्या करेगा, इंप्योरिटीज को अपने साथ मिला के नीचे बिठा देगा, तो हमारा वाटर जो है वो भी क्या होगा, थोड़ा सा प्योर हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। वाटर ट्रीटमेंट में देखा होगा आप लोगों ने, वाटर वगैरह में कहते हैं ना कि क्लोरीन टैंक में डाल दो, पानी क्लोरीनेशन टैंक से होके आता है तो साफ हो जाता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का ही वहां पे हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये अभी क्वेश्चन आया कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर किससे प्रिपेयर करेंगे, अभी हमने आपको यहाँ पे बताया था स्लिक्ड लाइम और क्लोरीन का जो रिएक्शन है इसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करेंगे। अगला आता है हमारा बेकिंग सोडा। ये भी इसमें भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार पूछ लिया जाता है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या फर्क है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या फर्क है, तो भाई बेकिंग सोडा जब टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा ना तो बेकिंग पाउडर बन जाएगा, आगे उसमें मिलेगा आपको। पहले ये देखें कि बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। देखो इधर भी इसके पास भी NaCl जरूरी है, पता था NaCl सारे के प्रिपरेशन में जरूरी है। सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अमोनिया, NH3CO2H2O NaCl, चारों का रिएक्शन करा देंगे, बनेगा हमारा अमोनियम क्लोराइड और साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये हो गया हमारा अमोनियम क्लोराइड। इसी को हम क्या कह दे रहे हैं, बेकिंग सोडा कह रहे हैं। देखो केमिकल नेम लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कहीं कहीं सोडियम बाइकार्बोनेट भी लिखा होता है तो कंफ्यूज नहीं होने का है ना। हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट दोनों एक ही चीज है। ठीक, तो कैसे प्रिपेयर होगा भाई, NaCl, CO2, H2O, NH3, इन चारों को मिलाकर रिएक्शन करा देंगे, हमारा बन जाएगा क्या, बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड। हमें काम था भाई बेकिंग सोडा से अमोनियम क्लोराइड से कोई मतलब नहीं है, तो यूजेस की बात कर लेते हैं। बेकिंग सोडा जब टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, देखो बेकिंग सोडा की यूजेस कह रहा है किसमें काम आता है, मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है, कह रहा है कि जब बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड रिएक्शन करेगा तो जो बनेगा ना इनके रिएक्शन के बाद उसे हम कहते हैं बेकिंग पाउडर।
हमारे घर पे खाना बनाने के लिए हम लोग जो वो यूज करते हैं वो बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, बेकिंग सोडा नहीं। ठीक है, इस बेकिंग पाउडर का ना केक प्रिपरेशन में यूज होता है, लाया गया होगा अगर आपने स्कूल वगैरह में एक बार जरूर। कैसे यूज करते हैं देखिए, वो जो आटा या जो डॉ होता है ना केक वाला, उसमें हम लोग ना बेकिंग पाउडर डाल देते हैं या बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड डाल देंगे। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या कह रहा है हमारा, NaHCO3। हमने क्या बताया था कि मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और CO2 बनाएगा। CO2 गैस बाहर निकलेगा, बाहर निकलना चाहेगा तो वो क्या करेगा, जो हमारा ब्रेड का जो ब्रेड होता है ना, जो आटा होता है, उसको ऐसे क्या करेगा, फ्लफी कर देगा, फुला देगा। अच्छा, सॉल्ट भी बन रहा है इसमें। जो सॉल्ट बनता है ना, उसकी वजह से आपको जो ब्रेड होता है केक का ना, उसका टेस्ट सॉल्टी और स्वीट सा जो टेस्ट है ना, वो उसी सॉल्ट की वजह से आ जाता है। तो केक प्रिपरेशन में हमारा बेकिंग पाउडर जो है वो उसका यूज होता है। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, बेकिंग सोडा का यूज, ये अगर हमारे बी वगैरह है, आंट वगैरह ने काट लिया, बी जो आपको काटेगी भाई, वो आपकी स्किन में क्या करेगी, एसिड इंजेक्ट करेगी, ये बेस की तरह काम करेगा, उसके ऊपर लगा लीजिए पेस्ट बना के उसका, तो क्या करेगा, धीरे धीरे उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। और फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर की तरह कैसे यूज होता है, देखिए हमने क्या किया भाई, हमने लिया बेकिंग सोडा, एक कंटेनर लिया, ठीक है, इसमें हमने बेकिंग सोडा भर दिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया और इसमें ऐसे लटका दिया हमने उसे थ्रेड से बांध के। पूछा जाता है घर पे अगर आपको फायर एक्सटिंग्विशर बनाना हो कैसे बनाएंगे इससे, तो हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, नीचे बेकिंग पाउडर भर दिया, ठीक है, ऊपर से एक टेस्ट ट्यूब को धागे से बांध के उसमें एसिड भरा और लटका दिया, और इस कंटेनर को क्या किया, कंप्लीटली हमने पैक करके इसमें से एक छोटा सा ऐसे नोजल निकाल लिया। अब जब हमें क्या करना होगा, जब हमें फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को ऐसे हिलाएंगे, हिलाएंगे, टेस्ट ट्यूब इसमें लड़के फूट जाएगा, फूटेगा तो एसिड गिर जाएगा इसमें। जैसे ही एसिड इसके साथ रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा भाई, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। वो CO2 गैस जो है वो यहां से तेजी से बाहर निकलेगी और उसको हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई क्या? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज कर पाएंगे। अगला कह रहा है हमारा वॉशिंग सोडा। यहां से एक और चीज हमारी जो है इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज डॉट H2O। पहले तो वॉशिंग सोडा देखिए क्या होता है। वॉशिंग सोडा जो है ना, वो वॉशिंग जो सोडा एस बेसिकली हम कह रहे हैं उससे बनाया जाता है। सोडा एस होता है सोडियम कार्बोनेट, जो ड्राई होता है उसे हम सोडा एस कहते हैं। केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट। इसको इसमें जब हमने पानी मिलाया ना, और पानी मिला के छोड़ दिया या थोड़ा सा हीट कर दिया, तो इसने क्या किया, वाटर के साथ कंबाइन कर गया, जुड़ गया और डॉट H2O आ गया। डॉट H2O का मतलब समझते हैं? डॉट H2O का मतलब ना, ये हमारा इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी है और बाकी सारे एटम्स क्या हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन किए हुए हैं। सॉलिड स्टेट में है लेकिन इसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट है। डॉट H2O का मतलब यही हो गया, इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, और इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर सॉल्ट कलरफुल है तो इसी की वजह से है। अगर इसको सॉल्ट से निकाल दें तो सॉल्ट का कलर भी गायब हो जाएगा और वो वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। केमिकल नेम क्या होगा इसका, देखिए सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। देखो बड़ा आसान है भाई, कई लोग कहते हैं सर नाम नहीं, केमिकल नेम नहीं याद हो पाता है। मैं बोलता हूँ फॉर्मूला याद रखो, नाम याद ही नहीं रखना है। Na2CO3 तो पता है ना, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। वाटर के लिए हमेशा हाइड्रेट वर्ड यूज करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रेट वर्ड यूज करेंगे। हम कहते हैं ना डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई, हाइड्रेट वर्ड यूज हो रहा है, तो वाटर के लिए हाइड्रेट यूज करेंगे। कितने वाटर हैं भाई, 10। कार्बन कंपाउंड में पढ़ेंगे या पढ़ा होगा, 10 के लिए डेका वर्ड यूज करते हैं। तो क्या हो गया भाई, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका केमिकल नेम हो जाएगा। कहाँ यूज कर सकते हैं वॉशिंग सोडा, देखो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की मैंने बात बताई कि हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ना, बाकी एटम्स के साथ भी जुड़ा होता है, उस मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, और इसी की वजह से हमें सॉल्ट का कलर आता है। ये हमने पिछली क्लास में बात किया था इन दोनों के बारे में, ब्लू वेट्रॉल, ग्रीन वेट्रॉल, देखिए है ना। अच्छा, अगर आप इस सॉल्ट को हीट कर दें तो इसमें का वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा तो ये सॉल्ट वाइट हो जाएगा। इसमें पानी मिला दें, फिर इसमें वाटर आ गया, वाटर आ गया, ये सॉल्ट ब्लू हो गया। तो इसका कलर किसकी वजह से, उस वाटर की वजह से, ये डॉट H2O की वजह से है, जिसे हम कह रहे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, यही है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। यूज कहां करेंगे हम लोग वॉशिंग सोडा को, सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट को कहां यूज करेंगे, कुछ यूजेस बता रहा है। पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं,
वॉशिंग सोडा को बोरैक्स बनाने में यूज करते हैं, क्लीनिंग एजेंट में यूज करते हैं। भाई वॉशिंग सोडा है तो वॉशिंग के काम में तो आएगा ही। वाटर के हार्डनेस को हटाने के काम में यूज करते हैं। भाई कपड़े धुलने के लिए हम लोग डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हैं ना, वहां उसमें ये वॉशिंग सोडा हमारा प्रेजेंट होता है। तो इन सभी चीजों में हम लोग क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा को यूज कर सकते हैं। पेपर इंडस्ट्री और ग्लास इंडस्ट्री में क्या यूज होता है, अभी हमने जो बात की, वॉशिंग सोडा जो है उसको हम लोग पेपर इंडस्ट्री या फिर ग्लास इंडस्ट्री में यूज करेंगे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चलिए एक लास्ट है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कॉमनली इसे हम पीओपी भी कहते हैं। घर वर पे जब घर बनता है कहते हैं पीओपी करवाना है ना। तो पीओपी मतलब क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बनता कैसे है, जिप्सम को अगर हम हीट कर दें प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। जिप्सम का जो फॉर्मूला है वो कह रहा है CaSO4.2H2। केमिकल नेम इसका क्या होगा, अगर केमिकल नेम की बात करें तो अच्छा देखो, CaSO4 का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट। टू के लिए हम क्या यूज करेंगे, डाई। और H2O के लिए क्या यूज कर रहे थे, हाइड्रेट। तो नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। इसको जब हम हीट करेंगे तो ये दो पार्ट्स में टूटेगा। ठीक है भाई, पहला बनाएगा क्या हमारा CaSO4.12H2O, जिसे हम पीओपी भी कह रहे हैं, और साथ में 1/1/2 यानी 1.5H2O और निकल जाएगा। तो ये जो CaSO4.12H2O है इसे हम कह रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। 2H2O को जिप्सम, हाफ H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका केमिकल नेम अगर हम बात करें तो CaSO4 है, मतलब कैल्शियम सल्फेट। आधे के लिए, हाफ के लिए हम हेमी वर्ड यूज करते हैं। स्फेयर पूरा होता है ना, स्फेयर जो है वो हमारा पूरा होता है, हेमिस्फेयर हाफ होता है। तो हाफ के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, हेमी। तो नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी, और वाटर के लिए हाइड्रेट। पूरा नाम हमारा क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसका केमिकल नेम हो जाएगा। बात समझ में आई क्या। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसको हम लोग बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम वाटर मिला दें एक बार तो फिर से वो बड़ा सॉलिड हो जाता है, एकदम कठोर हो जाएगा। वाटर मिला देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो एकदम हार्ड बन जाएगा, और वही जो हार्ड बन जाएगा उसको हम क्या कह रहे हैं, जिप्सम कह रहे हैं। यूजेस कहां कहां होंगे हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस की, उसकी बात करते हैं। सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, जो बोन्स वगैरह हमारी फ्रैक्चर हो जाती है ना, उनको सेट करने के लिए जो प्लास्टर लगाते हैं ना, वो यही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। स्टैचूज वगैरह भी हम लोग बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से, आपने देखा होगा वो कुछ मॉड्यूल्स होते हैं उसके अंदर हम लोग कुछ व्हाइट कलर का पेस्ट डालते हैं, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके अलावा हम घर पे जो पुट्टी वगैरह कहते हैं ना, पीओपी लगवाते हैं, या फिर जो फॉर सेलिंग्स बनवाते हैं, ठीक है, वो भी क्या होता है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। बात समझ में आ गई क्या। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा भाई, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और पीओपी का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। फिर अगली मुलाकात में हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसको ध्यान रखेंगे और अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे, लाइक सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है ना।